बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन को जानने से पहले हम कुछ आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि चीज़ें जो होती हैं, फ्रिक्शन कहाँ पे पाई जाती है और क्या कुछ हो रहा होता है। हैव यू नोटिस्ड व्हाई अ मूविंग बॉल स्टॉप्स? कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब एक बॉल जिसको हम रोड पे फेंकते हैं या ग्राउंड में फेंकते हैं, क्या होता है कि वो कुछ देर के बाद रुक जाती है, मूव करते करते खुद ब खुद रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? या इसके अलावा और क्या होता है? वाई बाईसाइकिल स्टॉप्स व्हेन द साइकिलिस्ट स्टॉप्स पैडलिंग? जब जो साइकिल चला रहा होता है, जो भी बंदा साइकिल चला रहा है, जब वो साइकिल के पैडल घुमाना छोड़ देता है तो कुछ देर के बाद साइकिल खुद ब खुद रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? इन तमाम चीज़ों के पीछे बेसिकली जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है उसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। नेचरली देयर मस्ट बी सम फोर्स दैट स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कुदरती तौर पर नेचर की तरफ से एक ऐसी फोर्स है जो उन ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप कर देती है जो कि मूव कर रहे हों। सिंस अ फोर्स नॉट ओनली मूव्स एन ऑब्जेक्ट बट आल्सो स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को मूव नहीं करवाती, बल्कि वो ये भी करती है कि जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं उनको स्टॉप कर देती है। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉल्ड फ्रिक्शन। यानी कि ऐसी फोर्स जो अपोज करती है, जो रिजिस्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट की मोशन में, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की ट्राई करती है, उसको हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। फ्रिक्शन इज a force that comes into action as soon as body is pushed or pulled over a surface. फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो उस वक्त एक्शन में आती है, जो उस वक्त अप्लाई होती है जब हम किसी भी बॉडी को पुल करते हैं या पुश करते हैं। In case of solids, the force of friction between two bodies depends upon many factors such as nature of the two surfaces in contact and the pressing force between them. कि अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दो बॉडीज़ के दरमियान, वो डिपेंड कर रही होती है कुछ फैक्टर्स पे। उनमें से एक फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ द टू सरफेसेस, यानी कि वो दो सरफेसेस कौन सी हैं। वो सरफेसेस लकड़ी की हैं, वो सरफेसेस पत्थर हो सकते हैं, वो सरफेसेस दो ग्लासेस हो सकते हैं। इस तरह करके कोई भी सरफेसेस जो आपस में हैं, या एक पत्थर हो सकता है, एक लकड़ी हो सकती है, कोई भी दो सरफेसेस, उनकी नेचर पे डिपेंड कर रही होती है। और दूसरा प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम, यानी कि उन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो उनको हमने प्रेस किया हुआ है, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो प्रेसिंग फोर्स कितनी है। तो फ्रिक्शन दो चीज़ों पे, सॉलिड्स के मामले में फ्रिक्शन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होगी, नेचर ऑफ द टू सर्फेसेज एंड प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम। Rub your palm over different surfaces such as table, carpet, polished marble surface, brick, etc. आपने अपनी हथेली को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की सरफेसेस पे रब करना है, जैसे टेबल है, कारपेट है, पॉलिश्ड मार्बल सरफेस है, ब्रिक है। इनमें से कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको स्मूथ नज़र आएंगे और कुछ जो होंगे वो स्मूथ नहीं होंगे। तो जो स्मूथ होंगे वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगी। You will find smoother is the surface, easier is to move your palm over the surface. यानी कि जो ऑब्जेक्ट जितना स्मूथ होगा, आपको अपना पाम, अपनी हथेली उस पर मूव करवाने में इजी होगी, और जो ऑब्जेक्ट स्मूथ नहीं होगा वहाँ पे आपको अपना हाथ, अपनी हथेली उस पर मूव करवाना मुश्किल होगी। Moreover, harder you press your palm over the surface, more difficult would it to be moved. और दूसरा क्या है जो हमने दूसरा फैक्टर पढ़ा था कि प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम, तो हम अपनी हथेली को, अपने हाथ को सरफेस पे जितनी ज़्यादा फोर्स से पुश करके मूव करवाएंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा हाथ को मूव करवाना। फ्रिक्शन अपोज क्यों करती है मोशंस को, अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो फ्रिक्शन है वो बॉडीज़ को, जो उनकी मोशन होती है उसको अपोज क्यों करती है, उसको रोकती क्यों है। नो सर्फेस इज परफेक्टली स्मूथ, अ सर्फेस दैट अपीयर्स स्मूथ हैज़ पिट्स एंड बम्प्स दैट कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। कि कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होती, परफेक्टली स्मूथ नहीं होती कोई भी सरफेस।
अगर किसी भी सरफेस को हम जूम करके देखें तो उसमें पिट्स और बम्प्स मौजूद होते हैं, यानी कि किसी जगह से वो ऊपर उठी होती है और किसी किसी जगह से नीचे की तरफ होती है। अप्स एंड डाउन्स उसमें मौजूद होते हैं। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखें, इवन के जो ग्लासेस हैं, विंडो ग्लास, वो भी आपको बिल्कुल स्मूथ नज़र आते हैं, लेकिन अगर हम उसको भी माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो वो भी परफेक्टली स्मूथ नहीं होगा, उसमें पिट्स एंड बम्प्स मौजूद होंगे। फिगर शोज टू वुडन ब्लॉक विद देयर पॉलिश्ड सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ये हमारे पास दो वुडन ब्लॉक हैं, एक ये वाला है और दूसरा ये वुडन ब्लॉक है, इस सरफेस में दिखाए गए हैं। पॉलिश्ड सरफेस इनकी इन कॉन्टैक्ट हैं। जब इसको जूम करके देखा गया तो ये आप देखें इसमें पिट्स एंड बम्प्स हमें नज़र आ रहे हैं। ये प्लेन सरफेसेस नहीं हैं, स्मूथ नहीं हैं, बल्कि क्या है कि इसमें अप्स एंड डाउन्स मौजूद हैं। A magnified view of two smooth surfaces in contact shows the gaps and contacts between them। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी जगह पे गैप है और किसी जगह पे surfaces आपस में in contact हैं। The contact points between the two surfaces form a sort of cold welds। जो contact points हैं surfaces के दरमियान वो क्या बनाते हैं, cold welds generate करते हैं। वहाँ cold welds मतलब कोल्ड वेल्ड्स मौजूद होते हैं। ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये सरफेसेस आपस में इन कांटेक्ट हैं। दीज कोल्ड वेल्ड्स रेजिस्ट द सरफेसेस फ्रॉम स्लाइडिंग ओवर द अपर ब्लॉक, इंक्रीजेस द फोर्स प्रेसिंग द सरफेसेस टुगेदर एंड हेंस इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस। तो बेसिकली ये क्या कर रही होती हैं, ये जो कोल्ड वेल्ड्स होते हैं वो पॉइंट्स जहाँ पे दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ इन टच हैं, जब ये ऊपर से स्लाइड किया जाता है एक सरफेस को दूसरी सरफेस पे, तो जो प्रेसिंग फोर्स है वो हेल्प करती है कि वो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, और इन कोल्ड बेल्ट्स की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है, यानी कि ये वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। थस ग्रेटर इज द प्रेसिंग फोर्स, ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन बिटवीन द स्लाइडिंग सरफेसेस। यानी कि जितनी ज़्यादा प्रेसिंग फोर्स होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन मौजूद होगी स्लाइडिंग सरफेसेस के दरमियान। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होती हैं। फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड्स टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट। फ्रिक्शन बेसिकली क्या है, एक ऐसी फोर्स है जो किसी मूविंग बॉडी को रेस्ट में ले आती है। इट इज इंक्रीजेज विद द अप्लाइड फोर्स, और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये इंक्रीज करती है जितनी ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे। Friction can be increased to certain maximum value, it does not increase beyond this। जो फ्रिक्शन है उसकी एक लिमिट होती है, वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज कर सकती है, वो मैक्सिमम वैल्यू भी स्पेसिफिक होती है, उससे ज़्यादा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं करती, उस लिमिट से ज़्यादा वो इंक्रीज नहीं करती। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि वो मैक्सिमम वैल्यू जिस वैल्यू तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम देते हैं। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ का नाम देते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसको हम डिनोट करते हैं एफ से। इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन प्रेसिंग फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट। ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन सी होगी, जो प्रेसिंग फोर्स होगी उन दो सरफेसेस के दरमियान जिन सरफेसेस को हम एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करवा रहे होंगे। द रेशो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर इज कांस्टेंट। किस चीज़ की रेशो, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस और दूसरी जो नॉर्मल रिएक्शन आर है, इन दोनों की जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। This constant is called the coefficient of friction and is represented by micro। इस कांस्टेंट को क्या नाम दिया जाता है, coefficient of friction का नाम दिया जाता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रो से। इसको बेसिकली म्यू पढ़ते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। दिस म्यू इज इक्वल टू एफ एस ओवर आर। एफ एस क्या है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यानी कि प्रेसिंग फोर्स है। और एफ एस इक्वल टू म्यू आर, यानी कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस चीज़ की इक्वल आ जाएगी, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू आर। यहाँ पे म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि बाय डेफिनेशन क्या था, रेशो ऑफ
फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो एफ एस इक्वल आ गया म्यू आर के। इफ एम बी द मास ऑफ द ब्लॉक देन फॉर हॉरिजेंटल सरफेस आर इक्वल टू एम जी। अगर एम क्या हो, ब्लॉक का मास हो, तो हॉरिजेंटल सरफेस के लिए आर इक्वल टू एम जी होगा। बेसिकली जो वेट का फार्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, तो जो वहाँ पे डब्ल्यू है वो जहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के इक्वल होगा, इस आर के इक्वल होगा, तो आर इक्वल टू एम जी। इस आर की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो एफ एस इक्वल आ जाता है म्यू एम जी के। तो ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला आ जाता है। इसके बाद हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है वो देखते हैं। व्हील इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। व्हील जो है, जो पहिया है, टायर जो है, उसको क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है इंसान की। कैसे कि वो हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में सहूलत फराहम करता है। The first thing about a wheel is that it rolls as it moves rather than to slide. This greatly reduces friction. Why? पहली चीज़ क्या है कि जो व्हील है, हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा कि दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड किया जाता है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन हमने देखी थी। तो जो व्हील के हवाले से पहली चीज़ है वो आपने ये बात याद रखनी है कि व्हील रोटेट करता है, रोल करता है, वो स्लाइड नहीं करता, तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। अब फ्रिक्शन क्यों रिड्यूस होती है व्हील के रोल करने से, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए व्हेन द एक्सल ऑफ ए व्हील इज पुश्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द ग्राउंड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोवाइड्स द रिएक्शन फोर्स। कि जब व्हील का एक्सल पुश किया जाता है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है किसके दरमियान, व्हील और ग्राउंड के दरमियान, व्हील और ग्राउंड के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो क्या प्रोवाइड करती है, रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करती है। यानी कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को स्लाइड करते थे, सपोज ये आपको ब्लू सरफेस ऊपर नज़र आ रही है और ये वाइट सरफेस है, जब हम इस ब्लू सरफेस को इस वाइट सरफेस पे स्लाइड करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया क्या है, एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट है, तो जितना ज़्यादा एरिया इन कांटेक्ट होगा फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा होगी। तो जबकि टायर के मामले में थोड़ा सा हिस्सा, अब ये देखें ये सर्कल है, अगर हम इसको उठा के इस वाइट सरफेस के ऊपर रख दें, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इन कांटेक्ट इसका थोड़ा सा हिस्सा होगा, ये जो नीचे पे निचले हिस्से पे मौजूद है। तो क्या होता है कि थोड़ा हिस्सा इन कांटेक्ट होने की वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी कम होगी। द रिएक्शन फोर्स एक्ट्स एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑफ द व्हील इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो क्या होता है कि जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं, यानी कि इस जो व्हील है वो और जिस सरफेस पे वो रोल कर रहा है, उनके दरमियान जो थोड़ा सा हिस्सा इन कांटेक्ट होगा, इस व्हील का थोड़ा सा हिस्सा जो इस सरफेस के साथ इन कांटेक्ट होगा, फ्रिक्शन सिर्फ वहीं पे अप्लाई हो रही होगी, तो वो क्या करेगी, सिर्फ उतना सा हिस्सा ही इस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा एरिया इन कांटेक्ट था उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन थी। जब इसकी टायर की बात हुई, व्हील की बात हुई, तो उस वक्त क्या हुआ कि कम हिस्सा इन कांटेक्ट है, तो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी कम होगी। The wheel rolls without rupturing the cold welds. That is why the rolling friction is extremely small than sliding friction. और दूसरी रीज़न क्या है कि जो व्हील है वो क्या कर रहा होता है, रोल कर रहा होता है, तो वो जो कोल्ड वेल्ड्स होते हैं उनको रप्ट नहीं कर रहा होता है, उनमें वो मुश्किलात क्रिएट नहीं कर रहा होता। यानी कि वो जो कोल्ड वेल्ड्स होते हैं जब स्लाइड हुआ था तो वो एक दूसरे के साथ वो जो खाली पॉइंट्स हैं जहाँ पे बॉडी इन कांटेक्ट नहीं थी, वहाँ पे जब वो हिस्सा पहुँचता था, जो कोल्ड बेल्ट्स थे वो एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हुए आगे की तरफ मूव करते थे, तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा थी। जबकि टायर के मामले में, व्हील के मामले में वो कोल्ड बेल्ट्स के साथ रगड़ नहीं खाता, बल्कि उनके ऊपर उसी तरह वो रोल करता हुआ आगे की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो काफ़ी कम होती है। The fact that rolling friction is less than sliding friction is applied in ball bearings or roller bearings to reduce losses due to friction. ये जो फैक्ट है कि रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है,
ये फैक्ट कहाँ पे यूज़ किया जाता है? बॉल बेरिंग्स या रोलर बेरिंग्स में, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। जैसे कि जब अगर हम फ़ैन की बात करें तो फ़ैन को हमने क्या करना होता है? हाई स्पीड पे मूव करवाना होता है, क्योंकि फ़ैन जितना ज़्यादा हाई स्पीड पे मूव करेगा हवा भी उतनी ज़्यादा आएगी। तो फ़ैन के अंदर बॉल बेरिंग यूज़ किया जाता है। बॉल बेरिंग की मदद से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बेसिकली कम कर दी गई होती है, जिसकी वजह से वो फ़ैन जो है वो हाई स्पीड पे मूव करता है। वाई वो नीड फ्रिक्शन? अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? The wheel would not roll on pushing if there would be no friction between the wheel and the ground. Thus, friction is desirable for wheels to roll over a surface. पहली बात क्या है कि हमें फ्रिक्शन क्यों ज़रूरत होती है? The wheel would not roll on pushing if there would be no friction between the wheel and the ground. व्हील रोल नहीं करेगा, व्हील क्या करेगा? रोटेट नहीं करेगा किसी भी सरफेस पे अगर फ्रिक्शन मौजूद नहीं होगी। तो बेसिकली ग्राउंड और व्हील के दरमियान में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद होगी तो तब वो व्हील मूव करेगा ग्राउंड पे, अदरवाइज नहीं। थस फ्रिक्शन इज डिजायरेबल फॉर व्हील्स टू रोल ओवर सरफेस। तो क्या है कि फ्रिक्शन ज़रूरी होती है व्हील को सरफेस पे रोल करने के लिए, मूव करवाने के लिए। सेकंड पॉइंट, इट इज़ डेंजरस टू ड्राइव ऑन ए वेट रोड बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड्स एंड द टायर्स इज़ वेरी स्मॉल। हमारे लिए ये काफ़ी ख़तरनाक होता है कि हम ड्राइव करें किस पे? वेट रोड पे, यानी कि जब बारिश आ जाती है तो बारिश के बाद सड़कें गीली हो जाती हैं, तो उस वक्त ख़तरनाक होता है गाड़ी ड्राइव करना रोड पे। क्यों? क्योंकि जो टायर और रोड के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बहुत कम हो जाती है वाटर की वजह से। दिस इंक्रीजेज द चांस ऑफ स्लिपिंग द टायर्स फ्रॉम द रोड। ये क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है चांस ऑफ स्लिपिंग। जो टायर्स होते हैं वो रोड से स्लिप करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा इसी वजह से बारिश में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। बेसिकली जो गाड़ियाँ होती हैं, टायर्स के दरमियान, टायर्स और रोड के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी स्लिप कर जाती है तो एक्सीडेंट होते हैं। द थ्रेडिंग ऑन टायर्स इज डिज़ाइन टू इंक्रीज फ्रिक्शन। थस थ्रेडिंग इम्प्रूव्स रोड ग्रिप्स एंड मेक इट सेफर टू ड्राइव इवन ऑन वेट रोड। तो क्या किया जाता है? जो टायर्स होते हैं उनके ऊपर थ्रेडिंग की जाती है। आपने टायर्स देखे होंगे, उनके ऊपर निशान बने होते हैं, उनके ऊपर डिज़ाइनिंग की होती है, बेसिकली थ्रेडिंग की होती है। वो क्या करती है थ्रेडिंग? कि वो कोल्ड बेल्ट जनरेट कर रही होती है। वो कोल्ड बेल्ट्स का फंक्शन वहाँ पे प्रोड्यूस कर रही होती है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उस थ्रेडिंग की वजह से इंक्रीज़ कर जाती है। तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेट रोड पे भी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट नहीं होता। तीसरा क्या है? ए साइकिलिस्ट अप्लाइज ब्रेक्स टू स्टॉप हिज हर बाईसाइकिल। जो साइकिलिस्ट है वो क्या करता है? ब्रेक्स अप्लाई करता है साइकिल को रोकने के लिए। एज सुन एज ब्रेक्स आर अप्लाइड द व्हील्स स्टॉप रोलिंग एंड बिगिन टू स्लाइड ओवर द रोड। जो ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? व्हील रोल करना स्टॉप कर देता है और वो स्लाइड करता है रोड पे। आपने देखा होगा जो साइकिलिस्ट होते हैं कभी कभी जब ज़ोर से ब्रेक लगाएं तो क्या होता है? साइकिल का जो टायर है वो उसी टाइम रुक जाता है, तो वो रोल करने की बजाय क्या करता है? वो स्लाइड करता है रोड पे। सिंस स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मच ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, देयरफॉर द साइकिल स्टॉप्स वेरी क्विकली। तो क्या है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है वो ग्रेटर होती है रोलिंग फ्रिक्शन से, तो इस वजह से जो साइकिल है वो फ़ौरन से स्टॉप कर जाती है जब स्किडिंग करेगी रोड पे। उसके बाद बैंकिंग और स्किडिंग है क्या, वो हम देखते हैं। द व्हील्स ऑफ मूविंग व्हीकल हैव टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स। जो व्हील होता है किसी भी मूविंग व्हीकल का, वो उसके दो वेलोसिटी कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट, मोशन ऑफ व्हील्स अलोंग द रोड। फर्स्ट क्या होता है? मोशन ऑफ व्हील अलोंग द रोड, यानी कि व्हील की मोशन वो रोड के साथ साथ मूव कर रहा होता है। और दूसरा क्या होता है? रोटेशन ऑफ व्हील्स अबाउट देयर एक्सेस। व्हील की रोटेशन एक्सेस के साथ साथ। To move a vehicle on the road as well as to stop a moving vehicle requires friction between its tires and the road. व्हीकल को मूव करवाने के लिए रोड पे
या स्टॉप करने के लिए किसी भी व्हीकल को फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। फ्रिक्शन कहाँ पे ज़रूरी होगी? टायर्स और रोड के दरमियान में। For example, if the road is slippery or the tires are worn out, then the tires instead of rolling slip over the road. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर जो टायर है उसकी जो थ्रेडिंग है वो अब गाड़ी का टायर जब ज़्यादा यूज़ होता है तो जाहिर सी बात है वो जो थ्रेडिंग होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है, तो टायर स्मूथ हो जाता है। तो अगर टायर वॉर्न आउट हो चुका हो, देन द टायर्स इंस्टेड ऑफ रोलिंग स्लिप ओवर दिस रोड, तो वो टायर क्या करता है, ब्रेक लगाने पे वो टायर रोल करने की बजाय क्या कर जाता है, स्लिप कर जाता है। The vehicle will not move if the wheels start slipping at the same point on the slippery road. गाड़ी मूव नहीं करेगी, व्हीकल मूव नहीं करेगी, गाड़ी मूव नहीं करेगी अगर व्हील क्या करे, स्लिपिंग स्टार्ट कर दे सेम पॉइंट पे स्लिपरी रोड पे। यानी कि आपने देखा होगा जो ट्रक होते हैं ज़्यादातर जब बारिशों में किसी मट्टी में ऐसी रोड जो कच्ची है जहाँ पे मट्टी की बनी हुई है, जब बारिश होती है वहाँ पे कीचड़ बन जाता है, तो जब ट्रक या कोई भी गाड़ी वहाँ से गुजरने लगती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका जो टायर्स होते हैं वो स्लिप करना शुरू कर देते हैं। आप फुल रेस दे रहे हैं लेकिन क्या होता है कि जो टायर है वो उसी जगह पे मूव करता रहता है, वो गाड़ी आगे मूव नहीं करती, बेसिकली वो स्लिप कर रहा होता है। वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे ज़ीरो हो चुकी होती है, जब बहुत कम हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो टायर क्या करता है, वहाँ पे स्लिप करता है और गाड़ी आगे की तरफ मूव नहीं करती। Thus for the wheels to roll, the force of friction यानी कि gripping force between the tires and the road must be rough that prevents them from slipping. तो जो व्हील्स होते हैं उनको रोल करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, ग्रिपिंग फोर्स की ज़रूरत होगी जो टायर और रोड के दरमियान मौजूद होती है। Similarly, to stop a car quickly, a large force of friction between the tires and the road is needed. इसी तरह किसी कार को क्विकली स्टॉप करने के लिए ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की हमें ज़रूरत होती है। बट देयर इज़ अ लिमिट टू दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट टायर्स कैन प्रोवाइड। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की भी एक लिमिट होती है जो कि टायर प्रोवाइड करेंगे। इफ़ द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्ट्रांगली, द व्हील्स ऑफ द कार विल लॉक अप, स्टॉप टर्निंग एंड द कार विल स्किड ड्यू टू द लार्ज मोमेंटम। अगर ब्रेक्स अप्लाई कर दी जाएं ज़्यादा मजबूती के साथ, यानी कि फोर्सफुली हम ब्रेक तेज़ी से प्रेस करें तो क्या होगा, ब्रेक लगा दें, द व्हील्स ऑफ द कार विल लॉक अप, जो गाड़ी के कार होंगे वो उसी टाइम लॉकअप हो जाते हैं, यानी कि वो रोटेट करना बंद कर देते हैं। एंड द कार विल स्किड ड्यू टू इट्स लार्ज मोमेंटम, तो कार क्या कर जाएगी, स्किड कर जाएगी। बेसिकली कार इनर्शिया की वजह से अपने आप को रोक नहीं पाएगी, आगे की तरफ मूव करना चाहेगी तो व्हील्स रोल डाउन तो नहीं करेंगे लेकिन कार पूरी की पूरी क्या कर जाएगी, स्किड कर जाएगी। आपने ज़्यादातर जो लड़के होते हैं इनको बाइक्स या जो कार्स होती हैं वो रोड पे स्किड करते देखा भी होगा। वो इसी मेथड को फॉलो करते हैं, क्या करते हैं कि वो अचानक से जब गाड़ी मूव कर रही होती है स्पीड में तो अचानक से वो ब्रेक अप्लाई करते हैं, जो कार के टायर होते हैं वो लॉकअप हो जाते हैं, तो कार क्या कर जाती है, स्किड कर जाती है। इट विल लॉस इट्स डायरेक्शनल कंट्रोल दैट में रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट। तो स्किडिंग की वजह से क्या होगा कि जो कार होती है वो अपनी जो डायरेक्शन है वो लॉस कर जाएगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही होती है वो उस डायरेक्शन में मूव नहीं करती, वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। In order to reduce the chance of skidding, it is advisable not to apply brakes too hard that lock up their rolling motion, especially at high speeds. तो स्किडिंग को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, ये नसीहत की जाती है कि आप जो ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं वो टू हार्ड अप्लाई ना करें, ज़्यादा तेज़ अप्लाई ना करें, यानी कि ब्रेक पे जो पाँव रख रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करें ब्रेक्स, ताकि जो गाड़ी के टायर्स हैं वो लॉक अप ना हो। गाड़ी का टायर रोल डाउन करता है, यानी कि उसकी रोलिंग स्पीड कम हो जाए ब्रेक अप्लाई करने से। ये ना हो कि आप मजबूती से ब्रेक अप्लाई करें और वो कार का जो टायर है वो लॉक हो जाए और गाड़ी स्किड कर जाए, तो उससे एक्सीडेंट का खतरा होता है। मोर ओवर इट इज़ अनसेफ टू ड्राइव अ व्हीकल विद वॉर्न आउट टायर्स, और इसी तरह ऐसे गाड़ी जिसके टायर वॉर्न आउट हो चुके हों उसके उन वॉर्न आउट टायर्स के साथ ड्राइव करना काफ़ी डेंजरस होता है।
यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी तो इस वजह से क्या होगा, एक्सीडेंट का खतरा होगा। अब फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं, यानी कि फ्रिक्शन हमें कहाँ कहाँ पे हेल्पफुल होती है वो देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन आर एज फॉलोज। फर्स्ट, वी कैन नॉट राइट इफ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड द पेंसिल। हम लिख नहीं सकते अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान में फ्रिक्शन मौजूद ना हो। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो हमें मदद देती है पेपर और पेंसिल के दरमियान मौजूद होती है, तो हम पेंसिल की मदद से पेपर पे लिख सकते हैं। अब अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद ना हो तो यही पेंसिल पेपर के ऊपर क्या कर जाएगी, स्लाइड कर जाएगी। सेकंड पॉइंट है, फ्रिक्शन अनेबल्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। जो फ्रिक्शन है वो क्या करती है, हमें ग्राउंड पे चलने में मदद देती है। वी कैन नॉट रन ऑन ए स्लिपरी ग्राउंड। हम स्लिपरी ग्राउंड पे भाग नहीं सकते। स्लिपरी ग्राउंड ऑफर्स वेरी लिटिल फ्रिक्शन। तो जो स्लिपरी ग्राउंड होता है वो फ्रिक्शन भी कम प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा ऐसे फर्श जो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, टाइल्स लगे हो स्मूथली, अगर उसके ऊपर पानी भी है, मतलब बारिश की वजह से वो सारी सरफेस गीली हो चुकी है, आप उसके ऊपर भागें तो वहाँ पे इवन कि आप चलें तो आपको क्या होता है कि स्लिप होकर गिरने का ख़तरा होता है। तो फ्रिक्शन क्या करती है, हमें चलने में मदद देती है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमारे लिए चलना भी पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड क्या है, इट इज़ डेंजरस टू अप्लाई ब्रेक्स विद फुल फोर्स टू स्टॉप अ फास्ट मूविंग व्हीकल ऑन ए स्लिपरी रोड। इसी तरह जो कार होती है, कोई भी गाड़ी है वो स्पीड से मूव कर रही होती है, तो हम क्या करें, अगर हम ब्रेक्स अप्लाई करें फुल फोर्स के साथ तो वो कार क्या कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी स्लिपरी रोड पे, तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमें वहाँ पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए होती है। फोर्थ क्या है, बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। द रिएक्शन ऑफ पुश्ड एयर अनेबल्स द बर्ड्स टू फ्लाई। जो परिंदे होते हैं वो भी नहीं उड़ सकते अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद ना हो। एयर रेजिस्टेंस का मतलब फ्रिक्शन ही है, यानी कि फ्रिक्शन मौजूद होगी तो तब बर्ड्स, परिंदे जो क्या हैं वो उड़ सकेंगे। रिएक्शन ऑफ पुश्ड एयर अनेबल्स द बर्ड्स टू फ्लाई। बेसिकली जब वो अपने विंग्स की मदद से एयर को पुश करते हैं तो जो इस एयर का रिएक्शन होता है वो अपवर्ड होगा उन विंग्स पे, तो जिसकी वजह से वो उन एयर रिएक्शन क्या करता है, बर्ड्स को फ्लाई करने में मदद देता है। उसके बाद डिसएडवांटेज, थस इन मैनी सिचुएशंस वी नीड फ्रिक्शन व्हाइल इन अदर सिचुएशंस वी नीड टू रिड्यूस एज मच एज पॉसिबल। तो हमें क्या होता है कि काफ़ी सारी सिचुएशंस में फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, जबकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना पड़ता है, तो वो उनको क्या कहेंगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे कि हमें फ्रिक्शन काफ़ी सारी जगहों पे ज़रूरत नहीं होती। In many situations, we need to reduce friction as much as possible. Some disadvantages of friction are. Disadvantages क्या हैं? Friction is undesirable when moving at high speeds because it opposes the motion and thus limits the speed of moving objects. अब फ्रिक्शन हमें उस वक्त ज़रूरत नहीं होती जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हाई स्पीड पे मूव करवा रहे हैं, जैसे गाड़ी या एरोप्लेन है, तो अगर वहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद है तो ज़ाहिर सी बात है वो उस गाड़ी की स्पीड पे इफेक्ट करती है, उस एरोप्लेन की स्पीड पे इफेक्ट करती है। तो वहाँ पे अगर फ्रिक्शन हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्या है, फ्रिक्शन मौजूद है, तो उस फ्रिक्शन की वजह से उस गाड़ी की या एरोप्लेन की जो स्पीड है उस पर इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एंड साउंड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। जो हम मशीन यूज करते हैं उनके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके दरमियान भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद होती है। तो उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो हमारी एनर्जी है उस मशीन को चलाने के लिए वो क्या कर जाती है, हीट या साउंड एनर्जी में लॉस हो जाता है उसका। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं सिलाई मशीन की, तो सिलाई मशीन की पे हम क्या कर रहे होते हैं, मैकेनिकल वर्क कर रहे होते हैं, उसके हैंडल को पकड़कर हम रोटेट कर रहे हैं। तो वो मैकेनिकल वर्क हमारा जो मसलर एनर्जी है वो क्या अप्लाई हो रही है उस पर, मशीन पे, तो वो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। अब मशीन क्या कर रही है, उस जब आप देखते हैं कि वहाँ से साउंड पर प्रोड्यूस हो रहा है उस मशीन के चलने का, तो बेसिकली हमारी एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र हुई और दूसरा क्या है, साउंड एनर्जी में ट्रांसफ़र हुई। और साथ साथ जो मशीन चल रही है अगर वो ज़्यादा देर चलती रहे वो हीट अप भी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि लॉस ऑफ हीट भी मौजूद है। थर्ड है, इन मशीन्स फ्रिक्शन आल्सो काजेज वेयर एंड टीयर ऑफ देयर मूविंग पार्ट्स। मशीन्स में
वेयर और टेयर भी मूविंग पार्ट्स में आ जाता है, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या कर जाते हैं, डैमेज हो सकते हैं, उनमें खराशें आ जाती हैं। मेथड्स क्या हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, वो भी देख लेते हैं। द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय फर्स्ट मेकिंग दी स्लाइडिंग सर्फेसेस स्मूथ। वो सर्फेसेस जिन्होंने एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना होता है उनको हम क्या कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं। स्मूथ कैसे कर देते हैं कि उसके काफ़ी सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे अगर लकड़ी की बात की जाए तो लकड़ी को आपने देखा होगा कि जो लकड़ी का काम करने वाले लोग होते हैं, जब वो आरी की मदद से लकड़ी को काटते हैं तो वो क्या होती है, स्मूथ नहीं होती। लेकिन फिर उनके पास एक मशीन होती है, हैंड मशीन भी होती है और एक बिजली की मदद से भी चलती है, जिस वो जब उसके ऊपर चलाते हैं तो सरफेस स्मूथ हो जाती है। तो हम डिफरेंट सरफेसेस को डिफरेंट मेथड की मदद से स्मूथ बना सकते हैं। दूसरा, मेकिंग दी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स अ स्ट्रीमलाइन शेप, fish shape such as cars, aeroplanes, etc. This causes the smooth flow of air and thus minimizes air resistance at high speeds. हम क्या करते हैं, जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो शेप है वो स्ट्रीम लाइन बना देते हैं, फिश शेप बना देते हैं, यानी कि लॉन्ग शेप बना देते हैं उसकी, कार्स या एरोप्लेन की, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस कम अप्लाई हो रही होगी। थर्ड हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, लुब्रिकेटिंग दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हम क्या कर देते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को लुब्रिकेट कर देते हैं, यानी कि ग्रीस हम यूज़ कर लेते हैं। जब बॉल बेरिंग्स ऑयलिंग हम कर देते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, ग्रीस यूज़ कर लेते हैं, तो उससे जो क्या है स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम हो जाती है। और फोर्थ क्या है, यूजिंग बॉल बेरिंग्स और रोलर बेरिंग्स बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हम बॉल बेरिंग या रोलर बेरिंग यूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो लेसर होती है, कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत। तो हमें फ्रिक्शन वहाँ पे बहुत कम हो जाती है फिर बॉल बेरिंग या रोलर बेरिंग यूज़ करने से। अब फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो वो देख लेते हैं। वाई एथलीट्स यूज स्पेशल शूज़ फॉर रनिंग। जो एथलीट्स होते हैं वो स्पेशल शूज़ यूज़ करते हैं रनिंग के लिए, ऐसा क्यों है। फ्रिक्शन इज़ नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड। सबसे पहली बात यह है कि फ्रिक्शन हमें चाहिए होती है ग्राउंड पे चलने के लिए। इट इज़ रिस्की टू रन ऑन वेट फ्लोर विद शूज़ दैट हैव स्मूथ सोल्स। तो हमारे लिए क्या होता है, वेट फ्लोर पे चलना स्मूथ सोल्स वाले शूज़ से डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो स्लिप हो सकते हैं। तो एथलीट्स यूज स्पेशल शूज़ दैट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप। सच शूज़ प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लिपिंग वाइल रनिंग फास्ट। जो एथलीट्स होते हैं वो स्पेशल शूज़ यूज़ करते हैं जिनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप होती है, उनकी थ्रेडिंग नीचे से ऐसी होती है कि बेसिकली उनकी जो ग्रिप होती है ग्राउंड के साथ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो जो शूज़ होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं स्लिप होने से, जब वो क्या कर रहा होगा, एथलीट हाई स्पीड पे मूव कर रहा होगा। वट विल वी डू टू स्टॉप आवर बाईसाइकिल। ये सेकंड क्वेश्चन है कि हम साइकिल को स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं। तो वी विल अप्लाई ब्रेक्स। हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे साइकिल को स्टॉप करने के लिए। द रबर पैड्स प्रेस्ड अगेंस्ट द रिम्स प्रोवाइड्स फ्रिक्शन। जो रबर पैड्स हैं वो जब क्या करते हैं, हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो जो बाईसाइकिल के रिम्स हैं उनके साथ मजबूती के साथ प्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोवाइड होती है, तो बाईसाइकिल क्या करती है, रुक जाती है। इट इज़ द फ्रिक्शन दैट स्टॉप्स द बाईसाइकिल। तो वो बेसिकली उन रिम्स और जो रबर पैड्स थे उनके दरमियान जो फ्रिक्शन थी उसने उस बाईसाइकिल को स्टॉप करने में मदद दी। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था फ्रिक्शन का। इसके बाद जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जो और कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।